जय हिंद दोस्तों, विश्व इतिहास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रूस की क्रांति के बारे में। इससे पहले विश्व इतिहास के एपिसोड में पार्ट 1 हम लोग का ऑलरेडी कवर हो चुका है और ये हम लोग का पार्ट 2 और फाइनल वीडियो होने वाला है विश्व इतिहास का। तो रूस की क्रांति से हम लोग शुरू करेंगे। तो दुनिया में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी दौरान रूस में जार शासकों के खिलाफ, जार शासक कौन थे? तो वहां पे रूस में पहले सम्राटों का शासन हुआ करता था। तो जो अंतिम सम्राट थे रूस के, उनको जार कहा जाता था। तो जार शासकों को समाप्त करने के लिए वहां पे समाजवादी क्रांति होती है। कब होती है? तो 1917 में। उसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया और उस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वो लेनिन कर रहे थे। तो आज भी रूस के पिता के तौर पे लेनिन को ही जाना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूस की क्रांति की। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हालांकि रूस की क्रांति जो हुई थी वो समाजवाद वहां पे स्थापित करने के लिए ही हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो समाजवाद दो तरह के होते हैं, एक तो आदर्शवादी समाजवाद होता है और एक वैज्ञानिक समाजवाद होता है, जो चाइना में आजकल के डेट में यही वाला है। ओके, वैज्ञानिक समाजवाद। तो आदर्शवादी समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था, रॉबर्ट ओवेन ने। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक है एक दास कैपिटल, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। खास करके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में समाजवाद के बारे में पूरे विस्तार से दिया हुआ। ओके, तो हालांकि रूस में जो समाजवाद स्थापित हुई थी वो इसी पे आधारित थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे, जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक हुआ करती है। ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो ये अपनी पुस्तक में ही ये नारा दिए थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ओके, रूस में जारशाही व्यवस्था समाप्त कब हुई? यानी कि 1917 में। 1917 से पहले रूस में सम्राट का शासन हुआ करता था। जो अंतिम सम्राट था उसको जार कहा जाता था। और जार में भी जो अंतिम जार शासक हुआ करता था वो था जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। तो रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। इसी को पद से हटा के, यानी राजगद्दी से हटा के रूस में समाजवाद स्थापित करना था। उसी के लिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसको अगस्त क्रांति के नाम से या समाजवादी क्रांति के भी नाम से जाना गया। ओके, यहाँ पे आपको लेनिन दिख जाएंगे, ये लेनिन का तस्वीर है। इनको आज भी रूस में एक तरह से रूस के पिता के तौर पे माना जाता है। जैसे भारत में महात्मा गांधी को पिता के तौर पे माना जाता है, वैसे ही रूस में लेनिन को माना जाता है। 7 नवंबर 1917 का ही वो दिन था जिस दिन बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ हुई थी। किनके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में, लेनिन। ओके, लाल सेना का संगठन, उस समय एक सेना संगठित हुई थी। ठीक है, ट्राटस्की के द्वारा एक सेना का संगठन किया गया था जिसका नाम था लाल सेना, जो रूस की सेना से संबंधित है। आज भी न्यूज में बहुत सारी खबरों में ये देखने को मिल जाता है, लाल सेना का जिक्र देखने को मिल जाता है। तो इस लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था। अन्ना कैरेनिना, ये एक पुस्तक की नाम है, अन्ना कैरेनिना। इसके लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के बुक से महात्मा गांधी भी प्रेरित होकर भारत में बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भी कुछ आंदोलन किए थे महात्मा गांधी, वो इन्हीं से प्रभावित थे, इन्हीं से प्रभावित। हालांकि ये इनको गुरु भी मानते थे, महात्मा गांधी इनको गुरु भी मानते थे, लियो टॉल्स्टॉय। इनकी जो पुस्तक है अन्ना कैरेनिना, ये भी एक तरह से समाजवाद से संबंधित है। अब बात करें आधुनिक रूस का निर्माता, ये किनको माना जाता है? तो स्टालिन को माना जाता है। रूस का पिता तो लेनिन को माना जाता है, लेकिन आधुनिक रूस का निर्माता की बात करें तो वो स्टालिन को माना जाता है। क्योंकि 1924 में जैसे ही लेनिन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रूस के राष्ट्रपति बनते हैं, सॉरी उस समय तो यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं स्टालिन। और 1936 में फाइनली वो एक नया संविधान लागू करते हैं। स्टालिन 1926 में यूएसएसआर में एक नया संविधान लागू करते हैं, इसलिए इनको आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। ओके, राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है, ये टॉमस पेन है। मदर की रचना किसने की थी? तो मैक्सिम गोर्की ने की थी।
ये जितने भी बुक वगैरह देखने को मिल रहा है ये सब समाजवाद से संबंधित है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इंग्लैंड से माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से माना जाता है। किससे, तो सूती कपड़ों के उद्योग से। जब दुनिया में एक तरह से व्यापार बढ़ा, नए नए आविष्कार होना प्रारंभ हुए उद्योग धंधों के क्षेत्र में, तो उसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। ओके, तो औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये अर्नाल्ड हायनवी थे। अर्नाल्ड हायवनी, इन्होंने ही औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की बात करें तो ये इंग्लैंड से हुई थी। सूती कपड़ा उद्योग से नए नए वस्त्र का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, उसी को औद्योगिक क्रांति के तौर पे देखा गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी। अब बात करते हैं पक्की सड़कें बनाने की विधि, ये किसने खोज निकाली थी, तो मैकेडम व्यक्तियों ने। मैकेडम एक समुदाय हुआ करता था, उन्होंने ही पक्की सड़कें बनाना प्रारंभ किया था। आज के डेट में बहुत सारी पक्की सड़कें इतना मतलब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत जो किया था वो मैकेडम ने किया था। मैकेडम व्यक्तियों ने, ये एक समुदाय था, उन्होंने किया था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम सुना होगा बहुत बार, इन्होंने ही भाप से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, भाप से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो औद्योगिक क्रांति से बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, खास करके लुसेंट के बुक में जो दिया गया है उसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट है। हम लुसेंट के बुक को ही कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तब बात करते हैं इंग्लैंड की क्रांति की। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। उस समय इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे वो थे चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड की राजा हुआ करते थे। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ये 1688 ईस्वी में हुआ था। 1688 ईस्वी में। अब बात करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, जो 1756 से लेके 1763 तक चला था, यानी 7 वर्षों तक चला था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। एक तरह से ये औद्योगिक क्रांति ही थी, औद्योगिक क्रांति ही के तौर पे ही देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में अपने अपने उद्योगों का विस्तार करने के लिए इन लोगों ने आपस में ही ये दोनों लड़ रहे थे। एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम द्वितीय, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अक्सर क्वेश्चन बनता है ये किस वंश से संबंधित थे, तो ये ट्यूडर वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, तो ट्यूडर वंश से। ट्यूडर वंश से, ओके, ट्यूडर वंश से ये संबंधित थे। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू होता है 1914 में और 4 सालों तक चलता है 1918 में, जिसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 28 जुलाई 1914 को हुई थी। इसका कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर देना। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करना। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था तो यहीं से शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसके पीछे की कोई कहानी होगी, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। इसमें टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है 28 जून 1914 को। ओके, तो ऑस्ट्रिया, इनकी हत्या कहाँ हुई थी, तो सर्बिया में ही हुआ था। हालांकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हो गई 28 जून 1914 को। तो हत्या हो जाने के बाद 1 माह बाद ही देखिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया था।
पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमों में बट गई थी। वो खेमे कौन कौन थे? एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का जो अगुवाई कर रहा था वो था जर्मनी के साथ और भी देश थे, लेकिन मुख्य भूमिका जो निभा रहा था वो जर्मनी निभा रहा था। और मित्र राष्ट्र का नहीं, धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहा था वो था जर्मनी। और मित्र राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे थे वो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, जापान, ये सब मित्र राष्ट्र का एक तरह से नेतृत्व कर रहे थे। ओके, यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध देखिएगा तो उस समय जापान उनके खिलाफ लड़ रहा होगा। ओके, तो पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई थी, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वही 5 बड़े देश कर रहे थे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान ये सब आ जाते हैं। और जो धुरी राष्ट्र था उसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी। बाद में इटली वगैरह भी इसके सहयोग में आ गए थे। ठीक है, गुटबंदी, उस समय गुटबंदी चल रही थी, प्रथम विश्व युद्ध के में गुटबंदी चल रही। तो कभी कभी पूछ लेता है गुटबंदी का जनक कौन थे? तो गुटबंदी का जन्म बिस्मार्क को माना जाता है, बिस्मार्क। ओके, गुटबंदी का जनक बिस्मार्क को माना जाता है। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के कुछ दृश्य देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। अब बात करते हैं जर्मनी द्वारा रूस पे आक्रमण कब किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को किया। ठीक है, और जर्मनी द्वारा फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को कर दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ये कब शामिल होता है? तो 4 अगस्त 1914 को, यानी अगस्त के महीने में ही ये तीनों देश पे, 2 पे तो हमला होता है और एक शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में। ये डेट याद रखना होगा आप लोगों को, अक्सर पूछ देता है। अब बात करते हैं अमेरिका कब शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। तो अमेरिका हमेशा से एक चालाक देश के रूप में कार्य करता है। वो शुरू में नहीं आता, युद्ध करने शुरू में नहीं आता। यहाँ भी देखिएगा तो अंतिम में ही आया है। द्वितीय विश्व युद्ध होगा तो भी देखिएगा कि 41-42 के आसपास वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। 1917 में, 1 साल बाद तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त ही हो गया था। अब बात करें प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हो गया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जर्मनी, यानी कि जो धुरी राष्ट्र थे वो तो हार चुके थे और मित्र राष्ट्रों का दबदबा था। उसके बाद पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में समझौता हुआ, शांति समझौता, जिसमें अगुवाई अमेरिका, रूस, यही सब बड़े देश कर रहे थे। फ्रांस, रूस, अमेरिका ये सब अगुवाई कर रहे थे और वही उस ये पेरिस संधि का तरह से नेतृत्व कर रहे थे। तो पेरिस संधि सम्मेलन कब हुआ था? तो 18 जून 1919 को हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? तो वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की जो संधि हुई थी वो अक्सर पूछे जाते हैं। वर्साय की संधि क्यों हुई थी वो देख लेते हैं। तो वर्साय की संधि जो 28 जून 1919 को हुई थी, इसमें प्रथम विश्व युद्ध होने का मेन कारण जर्मनी को बताया गया और जर्मनी के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारे जुर्माना लगा दिया गया। इसीलिए तो आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध एक तरह से हुआ, नहीं तो नहीं हुआ होता। द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो मुख्य कारण था वो वर्साय की संधि हुई थी, जो 28 जून 1919 को हुई थी। इस वर्साय की संधि की शर्तें क्या थी वो देख लेते हैं। तो जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया, यानी जर्मनी, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी ही था, तो जर्मनी पे ही प्रतिबंध लगाना था। तो इन लोगों के द्वारा, जो मित्र राष्ट्र थे उन लोगों के द्वारा जर्मनी पे जो शर्तें लगाई गई उनमें से एक था कि जर्मनी 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकता। ओके, और दूसरा क्या था? तो जर्मनी को वायुसेना, पनडुब्बी ये रखने का अधिकार छीन लिया गया कि अब से जर्मनी वायुसेना नहीं रख सकता, पनडुब्बी नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये अधिकार छीन लिए गए थे। तीसरा शर्त क्या था? तो हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड राशि की मांग की गई। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों
कि जितनी हानि हुई थी, खास करके ब्रिटेन फ्रांस वगैरह की जितनी हानि हुई थी, उस हानि को जोड़ के उस सारा जुर्माना उन लोगों ने जर्मनी पे थोप दिया, इसको हमें चुकाना होगा। तो हर जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पौंड, पौंड समझिए कितना महंगा, यानी 80-82 रुपए के बराबर एक पौंड है, तो समझिए कितना रुपया हुआ होगा। अब बात करते हैं चीनी क्रांति की। चीनी क्रांति की शुरुआत किसने की थी, किनको इसका जनक माना जाता है, तो सन यात सेन को माना जाता है। यहाँ जो फोटो दिख रहा है वो माओ से तुंग का है, ठीक है, माओ से तुंग का, ये माओ से तुंग है। ओके, 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का जनक सन यात सेन को माना जाता है, सन यात सेन को। 1911 से पहले चीन में मंचू राजवंश का शासन हुआ करता था, यहाँ पे भी सम्राट हुआ करते थे, उन लोगों का शासन हुआ करता था। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र तो बाद में जापान के कब्जे में चला जाता है। जापान जब साम्राज्यवाद नीति अपनाता है तो सबसे पहले वो चीन को ही कब्जाना शुरू करता है। ओके, तो बात करें 1911 से पहले वहां पे चीन में मंचू राजवंश का शासन हुआ करता था। तो जैसे ही चीनी क्रांति प्रारंभ हुई तो इसका पतन हो गया, कब, 1911 ईस्वी में। उसके बाद 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने एक पार्टी की स्थापना की। उस पार्टी का क्या नाम था, कुओमिंतांग, कुओमिंतांग, अजीब नाम है, चाइनीज नाम है तो नाम अजीब ही रहेगा। ओके, कुओमिंतांग। इस पार्टी की स्थापना 1912 में सन यात सेन के द्वारा किया गया था। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ओके, राष्ट्रपिता इन्हीं को कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता सन यात सेन को ही कहा जाता है। ये नाम चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है 1925 में। जब सन यात सेन की मृत्यु 1925 में हो जाती है, उसके बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व करना शुरू करते हैं च्वांग काई शेक। ओके, इनकी मृत्यु के बाद, किनकी, तो सत्यान सेन की मृत्यु के बाद, सत्यान सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। ओके, और उसके एक साल बाद 1927 में इस पार्टी से, किस पार्टी से, तो कुओमिंतांग पार्टी से जो साम्यवादी लोग थे वो अलग हो गए। साम्यवादी, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो 1921 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन जो फिर भी जो लोग थे वो इस पार्टी में शामिल थे, कुओमिंतांग पार्टी में सब लोग शामिल थे, जो फाइनली 1927 में इससे अलग होके कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या होता है, तो चीन में गृह युद्ध शुरू हो जाता है 1928 ईस्वी में। दो पार्टी आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। एक लोकतंत्र यानी लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है चीन में, और एक साम्यवाद स्थापित करना चाहता है। तो दोनों में गृह युद्ध शुरू हो जाता है, दो गुटों में बट गया था चीन। ठीक है, अब बात करें माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है। यानी कहें तो 1 अक्टूबर 1949 को चीन आजाद हो गया। जैसे भारत 1947 में आजाद हो गया, वैसे ही 1949 में 1 अक्टूबर 1949 को चीन में एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई। ठीक है, तो माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद से चीन धीरे धीरे विकास करना शुरू कर दिया, और फाइनली जाके जो आज के डेट में चाइना का इतना विकास देखते हैं, वो शुरू कब से हुआ था, तो जब चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। पहले चीन अपने देश में किसी भी देश को नहीं आने देता था। जैसे भारत 1991 से पहले दूसरे देशों को अपने यहाँ एक तरह से व्यापार के तौर पे आने नहीं देता था, वैसे चीन भी 1978 तक दूसरे देशों को चाइना में प्रवेश नहीं करने देता था। दूसरे देश की कंपनियां नहीं आ सकती थी चीन में, ये सारा प्रतिबंध था। तो 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, खुले द्वार की नीति। हालांकि खुले द्वार की नीति अपनाने का मुख्य श्रेय जाता है वो ब्रिटेन को जाता है। ब्रिटेन ने ही इसको सुझाव दिया था, उसी के कहने पे उसने खुले द्वार की नीति अपनाई, और सबसे पहले ब्रिटेन ही यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ किया था खुले द्वार की नीति अपनाने के बाद, जो 1978 में प्रारंभ हुई थी। तो खुले द्वार की नीति 1978 में स्टार्ट हुई थी, और इसके प्रतिपादक कौन थे, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे वो थे जान हे थे। ओके,
तो 1978 के बाद से ही चाइना बड़ी तेजी से विकास करना शुरू कर दिया। एक तरह से 1978 के बाद से ही धीरे धीरे चाइना एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। उससे पहले चाइना को किस नाम से जानते थे, तो एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता, लेकिन आज एशिया का एक तरह से दादा बन के बैठा हुआ है चीन, है ना। तो चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। आज वही पार्टी शासन करती है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन करती है। ओके, चीन में एक ही पार्टी का शासन रहता है, उसी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां पे चुनाव वगैरह नहीं होता, वहां पे साम्यवादी व्यवस्था है। अब बात करते हैं तुर्की के बारे में, तुर्की के बारे में। ओके, हमारे लुसेंट बुक में तुर्की का इतिहास भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ओके, तुर्की को जैसे एशिया का मरीज चीन को कहा जाता था, वैसे ही यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1908 ईस्वी में हुई थी, 1908 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। यहाँ उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है आप लोगों को, मुस्तफा कमाल पाशा, इसी को ही आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा गया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा हुआ करता है, मतलब है। सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्ली पोती का युद्ध लड़ा था और वो युद्ध जीत लिया। जब ये सेनापति बना उसके बाद से ये एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जिसका नाम था गल्ली पोती युद्ध। ये युद्ध लड़ा और ये युद्ध ये जीत गया। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर 1923, इसी दिन तुर्की गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है। तुर्की गणराज्य की घोषणा कर दी जाती है और फाइनली एक साल बाद 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा कर दी जाती है और उस संविधान के तहत तुर्की के प्रथम राष्ट्रपति इन्हीं को बनाया जाता है। किनको, तो मुस्तफा कमाल पाशा को, मुस्तफा कमाल पाशा को। ओके, तो क्या याद रखना है, तुर्की का मरीज तुर्की यूरोप का मरीज, तुर्की युवा आंदोलन 1908 ईस्वी। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, तो तुर्की गणराज्य की घोषणा कब हुई थी, तो 1923 ईस्वी में। और तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई, तो 1924 ईस्वी में। तुर्की के नए संविधान का राष्ट्रपिता मुस्तफा कमाल पाशा थे। तुर्की का जो नया संविधान बनके तैयार हुआ 1924 में, उसके नए राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, ये मुस्तफा कमाल पाशा हो जाते हैं। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी के संस्थापक हालांकि यही थे, मुस्तफा कमाल पाशा। ये मौलवी के बहुत बड़े विरोधी थे, जो मौलवी हुआ करते हैं उसके विरोधी थे, ये मौलवियों की हत्या करा देते थे डायरेक्ट। मुस्तफा कमाल पाशा। इस्तांबुल, जो तुर्की का ही शहर है इस्तांबुल, उसका पुराना नाम हुआ करता था, वो था कुस्तुनतुनिया, जहां सिकंदर एक तरह से सिकंदर जाके वहीं पे एक तरह से उसकी मृत्यु जो हुई थी उसी के आसपास हुई थी, कुस्तुनतुनिया में। ओके, 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा ही पुरुषों को टोपी और महिलाओं को बुर्का पहनने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात करते हैं कमाल पाशा की मृत्यु की, तो वो 1938 में हो गई थी। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई थी। ओके, अब बात करते हैं इटली में फासिस्ट का उदय। इटली में फासिज्मवाद, फासिज्मवाद का नाम सुना होगा। फासिज्मवाद में क्या होता है, तो देश का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। लोकतंत्र में जनता का हित सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन फासिज्मवाद में देश का हित सबसे ऊपर रखा जाता है। यानी सभी देशों के ऊपर ये अपने देश को मानते हैं। जनता के अधिकारों का यहाँ पे पूर्णतः हनन होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। देश के आगे जनता को कुछ नहीं बुझा जाता है, सर्वे सर्वा देश होता है। यहाँ पे सैनिक को, युद्ध को वरीयता दी जाती है फासिज्मवाद में। तो फासिज्मवाद का जन्मदाता मुसोलिनी की माना जाता है, जो इटली का रहने वाला है। ओके, फासिज्मवाद का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी दल का नाम क्या था, मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद हुआ करता था। ये फासिस्टवाद का ही प्रतीक है यहाँ पे।
फासिस्टवाद का ही प्रतीक देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे कुल्हाड़ी साथ में रखने, कुल्हाड़ी रखने वाला जो होता है वो है, यहाँ पे 3 कलर से ये तिरंगा बनाया गया है। ओके, तो ये इसका चिन्ह हो जाता है फासिज्मवाद का। ड्यूस, ड्यूस के नाम से किसको जानते थे? तो ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता है। तो यहाँ पे बस कुछ ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। फासिज्मवाद का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी ने जो फासिज दल बनाया था उसका नाम फासिज्मवाद था। ओके, ड्यूस, ड्यूस के नाम से भी मुसोलिनी को जाना जाता था। फांसीवाद के जो सदस्य थे वो काले कमीज पहनते थे, काला कमीज। डाकू अक्सर काला कमीज पहनते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फासिज्मवाद थे, फासिज्म के सदस्य जो थे वो काला कमीज पहनते थे। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 ईस्वी में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। ओके, ये जो एक तरह से फासिज्मवाद स्थापित किया था अपने देश में, उसके तहत, फासिज्मवाद के तहत सेना ही सर्वोपरि होती है और देश के आगे जनता को कुछ नहीं समझा जाता है, उनके अधिकारों का हनन कर दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मुसोलिनी के द्वारा अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया गया। इटली में फांसीवाद का अंत कब होता है? तो ये 28 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, एक तरह से जब हारा, इटली हारा, हालांकि धूरी राष्ट्र ही हार गए थे इसमें, तो हारने के उपरांत तो वहां पे फांसीवाद का अंत हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही इसका भी अंत हो जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का उदय, ओके, जर्मनी में नाजीवाद का उत्थान का कारण किसको बताया गया? तो हिटलर को बताया जाता है। हिटलर, हिटलर का नाम सुना होगा, इसी के नेतृत्व में नाजीवाद का उत्थान हुआ था। हिटलर के जन्म की बात करें तो ये अक्सर पूछ देता है, 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में। हालांकि ये जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बाद में जाके जर्मनी का तानाशाह, चांसलर वगैरह बनता है, लेकिन ये रहने वाला था ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था। हिटलर बचपन से चित्रकार बनना चाहता था, वो नेता नहीं बनना चाहता, नेता नहीं बनना चाहता था, वो एक चित्रकार बनना चाहता था। इसलिए वो अपने बचपन का ज्यादातर समय चित्रकारी में बिताया। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने जर्मनी की तरफ से लड़ा था। हाँ, तो ये ऑस्ट्रिया का यहाँ पे हिटलर देखने को मिल रहा होगा, और इसका जो नाजीवाद का चिन्ह था वो स्वास्तिक हुआ करता था, स्वास्तिक, ठीक है, यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह होगा, ये नाजीवाद का प्रतीक था। तो प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है और 1923 में हिटलर ने वाइमर गणतंत्र का विरोध कर दिया। वाइमर गणतंत्र, जैसे वहां के जर्मनी के संविधान को वाइमर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ का संविधान तो संविधान ही है ना, तो वहां के संविधान को वाइमर कहा जाता है, वाइमर, ठीक है। तो वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया किसने? तो हिटलर ने। संविधान में बहुत सारी त्रुटियां उसकी नजर में थी, इसलिए उसको मानने से इनकार कर दिया, उसी को विद्रोह कहा गया। उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने लगा कि ये जो वाइमर है वो देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, तो उसी को विद्रोह कहा गया। तो 1923 में ये विद्रोह किया। जैसे ही विद्रोह किया तो इसको पकड़ के जेल में कैद कर दिया गया और जेल में ये 1 साल तक रहा। और उसी दौरान जेल में जब ये था उसी दौरान ये अपनी जीवनी लिखा, और जीवनी जो लिखा उसका नाम था मेन कैम्प। ये जेल में ही लिखा गया था, हिटलर के द्वारा जेल में ही लिखा गया था। 1 साल तक ये जेल में रहा, तो उसी दौरान इसने अपनी जीवनी लिखी जिसका नाम था मेन कैम्प। तो ये अक्सर पूछता है मेन कैम्प किसकी जीवनी है या मेन कैम्प किसकी रचना है? तो ये हिटलर की पुस्तक है। अब बात करते हैं जर्मनी का जो राष्ट्रपति था हिडेनबर्ग, वो 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना देता है। हिटलर चांसलर बन जाता है, जर्मनी का चांसलर, ठीक है। कौन बन जाता है? तो हिटलर। देखिए वहां पे जो सेकेंड पद होता है जर्मनी में
वो चांसलर का होता है। फर्स्ट तो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के बाद वाला जो पद होता है वो चांसलर का होता है। तो जर्मनी का चांसलर कौन था? वो था हिटलर। जैसे भारत में फर्स्ट पद तो राष्ट्रपति का होता है, सेकेंड प्रधानमंत्री को माना जाता है हालांकि, तो वैसे ही वहां पे फर्स्ट जो पद होता है वो तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सेकेंड वाला चांसलर का होता है। तो फर्स्ट तो राष्ट्रपति हिडेनबर्ग थे, और द्वितीय पद जो था वो था चांसलर का, वो हिटलर को मिल गया। कब? तो 1937 ईस्वी में। 1924 में एक घटना होती है, राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है, और उनके मृत्यु के उपरांत क्या होता है? तो हिटलर जर्मन का सर्वे सर्वा बन जाता है। यानी कि वो तो चांसलर पहले से था ही, फिर अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर देता, राष्ट्रपति खुद ही बन जाता। तो राष्ट्रपति पहले चांसलर था और राष्ट्रपति दोनों पद इसी को मिल जाते, इसको तो हिटलर को। तो ये जर्मनी का सर्वे सर्वा हो जाता है। कब? तो 1934 में। 1934 में जर्मनी का सर्वे सर्वा होने के उपरांत ये एक नारा देता है, एक राष्ट्र एक नेता। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इसी के द्वारा दिया जाता है। और फाइनली एक साल बाद 1935 में हिटलर के द्वारा क्या होता है? तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई थी, उस संधि को मानने से इनकार कर दिया जाता है। उस संधि में क्या कहा गया था? तो जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता, तो इसने 1 लाख से ज्यादा बहुत अधिक सैनिक जर्मनी में रखना प्रारंभ कर दिया। वायुसेना, थल, ये जल सेना, ये सारा रखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि वर्साय के संधि को ये तोड़ दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो हिटलर 16 मार्च 1935 ईस्वी को वर्साय संधि को तोड़ने की घोषणा कर दी। फिर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को क्या किया? तो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को ही हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। ओके, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की थी। ओके, हिटलर तो जान गया था। ये हिटलर क्या था ना कि जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर जर्मनी का तानाशाह हिटलर हुआ करता था, फ्रांस और ब्रिटेन इसको इतना धोया था, मतलब बमबारी इतना किया था इनके शहरों पे ना, बिल्डिंग के बिल्डिंग तबाह हो गए थे। उसके बाद से इसको डर था कि अगर ब्रिटेन ये थोड़ा थोड़ा हारने लगा, तो इसको डर लगने लगा कि कहीं ब्रिटेन या फ्रांस की सेना इसको पकड़ लेगी तो क्या हश्र करेगी इसका। तो उससे अच्छा है कि ये खुद ही मार ले, खुद ही मर जाए, ज्यादा घातक मौत नहीं होगी। हालांकि उनके अगर पकड़ लेते ब्रिटेन या फ्रांस के सैनिक तो बड़ा ही दर्दनाक मौत देते इसको। उससे अच्छा था कि ये खुद आत्महत्या कर ले। तो क्या होता है? 30 अप्रैल 1945 को ये आत्महत्या कर लेता है, ये आत्महत्या कर लेता है। अब बात करते हैं जापानी साम्राज्यवाद का। जापानी साम्राज्यवाद, ओके, जापान के साम्राज्यवाद का विस्तार का सबसे पहला शिकार कौन होता है? तो चीन होता है। चीन में ही, हालांकि जब साम्राज्य आज के डेट में जो चीन है वही साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है। पहले चीन छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन उधर मंगोलिया को हड़प लिया, इधर आप देखिएगा अपने तरफ तो ताइवान को हड़पने के चक्कर में अभी ये अपने तरफ अक्साई चीन हड़प लिया। ये एक और अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या जगह है, भारत के जस्ट ऊपर, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसको भी हड़प लिया। मतलब पहले से चीन बहुत छोटा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अपने आसपास के देशों को हड़पते हड़पते आज उसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया है। तो साम्राज्यवाद की नीति आज के डेट में चीन अपनाता है, लेकिन वही साम्राज्यवाद की नीति उस समय कौन अपनाया हुआ था? तो ये जापान अपनाया हुआ था। जापान, तो जापान का पहला शिकार कौन होता है? तो चीन होता है। जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत कब होती है? तो मुत्सुहितो के द्वारा जापान में आधुनिकीकरण की शुरुआत की जाती है। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया। सैनिक सेवा अनिवार्य करने का मतलब हर एक सदस्य, देश का हर एक नागरिक सैनिक सेवा देगा ही, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। खास करके पुरुषों पे ये लागू हुआ था नियम कि हर एक पुरुष सेना का हिस्सा बनेगा, ट्रेनिंग लेगा, युद्ध में शामिल होगा। तो 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया।
अनिवार्य कर दिया गया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान एक छोटू सा देश है, मैप में देखिए बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उस समय वो बहुत ताकतवर हुआ करता था और इतने बड़े रूस को ये 1905 में हरा दिया। 1905 में ये रूस को हरा दिया था जापान। ठीक है, अब बात करते हैं मार्च 1937 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी। राष्ट्र संघ क्यों बना कि भाई पूरी दुनिया में यानी विश्व शांति स्थापित किया जाए, एक देश दूसरे पे हमला नहीं करेगा। तो ये जब तक राष्ट्र संघ का सदस्य रहता तब तक तो ये साम्राज्यवाद की नीति अपना ही नहीं सकता था, यानी अपने देश का विस्तार कर ही नहीं सकता था, इसलिए ये राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दिया। इसको जापान को एक नाम दिया गया था, पीत आतंक। पीत आतंक जापान को ही संबोधित किया जाता है, पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका ने जापान पे पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को और दूसरा अणु बम 9 अगस्त 1945 को गिरा दिया और उसके उपरांत ही हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण ही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। ओके, तो इस तरह जापान का भी इतिहास समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध की जिसकी शुरुआत होती है वो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को होती है, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, और ये चलता है कब तक, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को, यानी कि पूरे के पूरे 6 सालों तक ये युद्ध चलता है। इसमें टोटल 61 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण कर दिया जाता है और तभी से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ उसका कुछ फिगर देखने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था, तो अभी जर्मनी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे नाजीवाद के बारे में, उसमें पढ़ा था कि जर्मनी ने 1935 में जैसे ही हिटलर वहां का सर्वे सर्वा बनता है जर्मनी का, यानी चांसलर और राष्ट्रपति दोनों बनता है, उसके 1 साल बाद 1935 में वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर देता है, यानी कि 1935। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ यानी कि उस समय का यूएसएसआर, आज के डेट में जो रूस है, उस पे जो हमला किया गया, उस हमला के लिए जो योजना बना था उसको क्या कहा गया, तो ऑपरेशन बारबोसा कहा गया, ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी ने रूस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। रूस पे 1941 में आक्रमण करता है। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब होता है, तो 1941 में 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। वो क्यों शामिल हुआ, तो उसके पीछे भी कारण था। क्या कारण था, तो कारण ये था कि जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर, जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा हुआ करता, ओके, नौसैनिक अड्डा हुआ करता था, उस पर जबरदस्त हमला कर दिया जाता है जापान के द्वारा और पूरे उस हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया जाता है जापान के द्वारा। उसके बाद बौखलाता है अमेरिका और वो युद्ध में कूद पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था वो था विंस्टन चर्चिल, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति हुआ करता था वो था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और रूस का राष्ट्रपति तो आप लोगों को पता ही है, स्टालिन हुआ करता था, स्टालिन। ओके, तो ये सब लोग मिलके ही आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं, यूएनओ की स्थापना यही लोग मिलके, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और रूस का जो स्टालिन था वो, ये सब मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना करते हैं। ये अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। अब बात करते हैं जर्मन सेना ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर की मौत के बाद, ठीक है, 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है जर्मनी सेना के द्वारा। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला जो अंतिम देश था वो था जापान। जापान बहुत ताकतवर देश हुआ करता था
हालांकि जर्मनी, जापान, यही दो महायोद्धा थे जो धुरी राष्ट्र हुआ करता था उसका। हालांकि इटली भी इनके साथ था, लेकिन ये दो नामी गुंडा थे उस द्वितीय विश्व युद्ध के। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो जापान का एक शहर था हिरोशिमा, वहां पर लिटिल बॉय नामक जो परमाणु बम गिराया था, वो यूरेनियम 235 से बना हुआ था। यूरेनियम 235 से बना हुआ था, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए गए थे। और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिराए गए थे उसका नाम था फैटमैन, जो प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम, ये प्लूटोनियम 239 से बना गया था, जो एक एटम बम था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब होता है? तो 8 मई 1945 को होता है। यूरोप में 8 मई 1945 को होता है, लेकिन फाइनली द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? अभी एशिया में चल रहा था, यूरोप में तो समाप्त हो गया था, लेकिन उसका असर एशिया में देखने को मिल रहा था, जो फाइनली 2 सितंबर 1945 को जाके समाप्त होता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना होती है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, जिसमें 5 अस्थायी मेंबर बनाया जाता है, और वो रहता है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ओके, उस समय भारत को भी अस्थायी सदस्यता मिल रही थी, लेकिन कहा जाता है कि नेहरू जी की दरिया दिली के कारण वो चीन को मिल गया था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का विश्व इतिहास समाप्त होता है। ठीक है, विश्व इतिहास समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त हो जाए। आज हम लोग इतिहास का पोर्शन ये फाइनली समाप्त कर दिया। विश्व इतिहास के साथ साथ पूरे लुसेंट का इतिहास भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, शुरू से लास्ट तक। अभी तक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों का, हालांकि संडे को या किसी दिन अपलोड हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक हैं, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही में लुसेंट का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इसी चैनल पे। तो बने रहिए साथ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।